जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय। मैं आपका अपना मोहंती यादव आपके अपने यूट्यूब चैनल एंड इंडियन अपडेट पर आपका करता हूं। दोस्तों, आज चाइनीज सिक्योरिटी पॉलिसी के 15वें भाग में और बात करेंगे कैसे शक्ति यानी कि पावर पीस को जन्म देती है। के लिए आप वीडियो को पूरा सुने और देखें। इससे पहले अनुरोध है आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। खैर दोस्तों, अब चलते हैं आज के टॉपिक पीस इन ईस्ट एशिया के बारे में। दोस्तों, आज बात करेंगे एक ऐसी कंडीशन जो 1949 के बाद से ही स्टेटस को में बनी हुई है, यानी कि ताइवान चाइना का प्रॉब्लम। ये कंडीशन स्टेटस क्यों है, इसके बारे में मैं आपको पहले ही काफ़ी कुछ बता चुका हूँ, लेकिन आज थोड़ा सा चेंज करते हैं और देखते हैं कि यदि आज ताइवान और चाइना के बीच में वॉर छिड़ जाए तो इसका क्या असर होगा। लेकिन दोस्तों, जिस तरह की परिस्थितियां हैं, ऐसी परिस्थिति में यदि वॉर होगा तो दो देशों के बीच में ना होकर ज़्यादा देशों के बीच में होगा, यानी कि कम से कम तीन देश तो होंगे ही और यूएसए का इसमें इंटरवेंशन जरूर होगा। इस तरह से तीन देश यूएसए, ताइवान और चाइना भी हो आगे बढ़ करके वर्ल्ड वॉर 3 में भी बदल सकता है। खैर दोस्तों, वॉर तो जो चाइना के ताइवान को मेनलैंड में मिलाने के तमाम कमिटमेंट्स के बावजूद 1949 के बाद से ही नहीं हुआ है और स्टेटस को बना हुआ है। पहले उसके बारे में कुछ बातें करते हैं। कोई भी वॉर का सबसे बड़ा पहलू इकोनॉमिक होता है, यानी कि वॉर में जाने से पहले कोई भी देश ये चेक करता है कि वॉर की कॉस्ट क्या होगी और उससे होने वाला गेन क्या होगा। यदि वॉर की कॉस्ट गेन से ज्यादा है तो कोई भी बुद्धिमान देश वॉर में जाने का फैसला नहीं करता है। चाइना ताइवान के केस में ठीक वैसा ही है, क्योंकि यदि चाइना ताइवान के साथ वॉर में जाता है तो इसकी बहुत बड़ी कीमत चाइना के सैनिक, सिविलियंस और इकोनॉमिक क्षति के रूप में उठानी होगी। बहुत बड़ी मात्रा में रिसोर्सेज को चाइना को युद्ध की तरफ ले जाने होंगे, जिससे इकोनॉमी डाउन होगी, चाइनीज पब्लिक की लाइफ डिस्टर्ब होगी, उनकी लाइफ स्टाइल में कॉस्ट कटिंग भी करनी पड़ेगी। और जिस तरह से चाइना ने अपने आप को ग्लोबल मार्केट, इन्वेस्टमेंट कैपिटल और टेक्नोलॉजिकल एडवांस देश के रूप में डेवलप किया है, विश्व की तरफ से विभिन्न प्रकार के प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है, जिससे इकोनॉमी डिस्टर्ब होगी और उसके चलते सेना का मॉडर्नाइजेशन भी प्रभावित होगा और अगले कई सालों तक चाइना का विश्व का सुपर पावर बनने का सपना पीछे छूट जाएगा और उसके बाद सुपर पावर बन भी पाएगा या नहीं बन पाएगा, इसके ऊपर हमेशा क्वेश्चन मार्क लगा रहेगा। और सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, यदि चाइना लड़ाई हार जाता है तो सैनिक हार और डामाडोल इकोनॉमी कम्युनिस्ट पार्टी के लिए भी एक तरह से डेथ वारंट साबित हो सकती है। हो सकता है चाइना वॉर में यूएस के कुछ एयरक्राफ्ट कैरियर्स वॉरशिप्स को डुबो दे, अच्छा खासा नुकसान पहुंचा दे, लेकिन क्या इसके बाद जो वार ताइवान चाइना के बीच में है वो चाइना यूएसए के बीच नहीं हो जाएगा? क्या चाइना इसके लिए तैयार है? इसका जवाब है नहीं। और यदि चाइना तैयार होता तो शायद स्टेटस को भी ना होता। इसके अलावा एक कंडीशन और पैदा हो जाएगी दोस्तों। दुनिया भर में ऐसे बहुत से देश हैं जो ताइवान के प्रति सहानुभूति रखते हैं, अच्छे संबंध रखते हैं, लेकिन उन्हें एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता नहीं देते। लेकिन इस लड़ाई के बाद तो उन्हें एक मॉरल कारण मिल जाएगा ताइवान को एक संप्रभु देश के रूप में मान्यता देने का। और ऐसे हालात को चाइना कैसे संभालेगा या संभाल ही नहीं पाएगा, इसका जवाब तो भविष्य के गर्भ में छुपा हुआ है। ऐसे हालात के बारे में तो सिर्फ अनुमान ही लगाया जा सकता है। और इसके अलावा ताइवान ने भी चाइना के साथ वर्तमान में अपने रिश्ते सामान रखने की कोशिश करते हुए संप्रभुता पर जोर देना बंद कर दिया है। लेकिन यदि चाइना ताइवान वार हो ही जाता है तो ताइवान अपनी नीति क्यों नहीं बदलेगा? इस समय ताइवान को सैन्य रूप से कब्जा लेने वाली कीमत चाइना के होने वाले गेन से बहुत ज़्यादा होगी और वो गेन होगा भी नहीं होगा यह भी नहीं कहा जा सकता, लेकिन कीमत तो अदा हो ही चुकी होगी। और यदि ऐसा कोई एडवेंचर चाइना करता है तो जो एक क्षेत्रीय समस्या है यह विश्व की समस्या के रूप में बदल जाएगी। लेकिन दोस्तों, जब यह सब ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि चाइना ताइवान के रिलेशन जैसे हैं ऐसे ही स्टेटस को में रहने वाले हैं, तो फिर चाइना ताइवान के साथ समझौता करके इसे ऑफिशियल क्यों नहीं कर देता है? इसका बहुत बड़ा कारण दोस्तों चाइना की इंटरनल पॉलिटिक्स में छुपा हुआ है, जिसमें उसने अपने लोगों को शुरू से ही यानी कि 1949 से ही ताइवान को चाइना में मिलाने का सपना दिखाया है। और हालात यहाँ पहुँच गए हैं कि देश में कोई भी राजनेता ऐसा नहीं है जो सपने से पीछे हटके अपने लोगों को समझा सके। इसके अलावा यदि इंटरनेशनल पॉलिटिक्स को संभाल भी लें तो चाइना की जो छवि विश्व में एक पावर शक्तिशाली एक सुपर पावर देश की बनती जा रही है, उस छवि को कितना डैमेज होगा यह भी नहीं कह सकते और उस डैमेज की क्या कीमत होगी यह भी नहीं कह सकते। इसके अलावा अगर ताइवान एक संप्रभु देश बन जाता है तो ताइवान के वाटर्स में दुनिया भर के ऐसे देशों का मूवमेंट शुरू हो सकता है
जो यूएसए टाइप के देश हैं यानी कि चाइना के विरोधी हैं, मूवमेंट एक संप्रभु देश के वाटर्स में क्यों नहीं होगा, ताइवान के साथ समझौता क्यों नहीं करेगा। इसके चलते चाइना के ऊपर भी एक सिक्योरिटी थ्रेट पैदा हो सकता है जो चाइना कभी नहीं चाहेगा, और ताइवान के मुद्दे को ऐसे ही उलझाए रखने में वो अपना हित साधता रहेगा। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं है कि चाइना ताइवान वॉर की कीमत सिर्फ चाइना चुकाएगा। इस लड़ाई में जो भी शामिल होगा, चाहे यूएसए हो, चाहे ताइवान हो, चाहे चाइना, सभी इसकी कीमत चुकाएंगे। 1996 में जब चाइना ने DF-15 मिसाइल्स को ताइवान के वाटर्स में लॉन्च किया था, तो उसके बाद एक मिलिट्री एक्सरसाइज के नाम पे ब्लॉकआउट करने की कोशिश की थी, तो यूएसए का इंटरफेयर वहां शुरू हो गया था। यूएसए ने भी अपने एयरक्राफ्ट के क्षेत्र के लिए मूव करा दिया था। लेकिन इतने से ही हुआ क्या था, ऐसी मिसाइलें जो अपने आप में एक्यूरेट भी नहीं थी और जिनकी वॉर की क्षमता भी डाउट के घेरे में थी, और सिर्फ ब्लॉकेड के चलते ताइवान एक दिन में 25% तक गिर गया था। ऐसी कंडीशन को देखने के लिए ताइवान तैयार नहीं है, आज भी नहीं है, क्योंकि वो तो अपनी इकोनॉमी के दम पर ही बना हुआ है ना। और दूसरी बात यह है, क्षेत्र की ज्योग्राफी कुछ ऐसी है, चाइना ताइवान के बीच की दूरी बहुत ही कम है। यदि मिसाइल वॉरफेयर शुरू हो जाता है तो कोई भी एडवांस डिफेंस सिस्टम ताइवान को चाइना की मिसाइलों से बचा नहीं पाएगा। इसलिए ताइवान युद्ध की कीमत चुकाने की हालत में तो नहीं है। यदि चाइना बड़े पैमाने पर ताइवान की घेराबंदी शुरू कर दे तो ताइवान की इकोनॉमी, जो बड़े पैमाने पर शिपिंग पर डिपेंड है, एकदम से डाउन हो जाएगी, एकदम से जमीन पर आ जाएगी। और ऐसा नहीं है सिर्फ ताइवान ही ये सब फेस करेगा। पिछले कुछ सालों में ताइवान का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट मार्केट चाइना बन गया है और सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट एरिया भी चाइना बन गया है। तो चाइना भी नहीं चाहेगा कि ताइवान की इकोनॉमी डाउन हो और उसको इकोनॉमिक रूप से ताइवान के साथ साथ चाइना भी सफर करे। सन 2002 तक ही ताइवान का 55% ओवरसीज इन्वेस्टमेंट चाइना में हो चुका था और सस्ते श्रम की उपलब्धता के चलते तमाम ताइवानीज कंपनी की पहली पसंद चाइना ही थी। दोस्तों, ताइवान एक डेमोक्रेटिक कंट्री है और डेमोक्रेटिक कंट्रीज का शांति के प्रति प्रतिबद्धता का लेवल एक अलग ही होता है, बशर्ते कि कम्युनिस्ट या डिक्टेटरशिप कंट्रीज के। यदि चाइना ताइवान के ऊपर अटैक कर देता है और ताइवान डिस्टर्ब हो जाता है, इकोनॉमिक डाउन हो जाती है, तो वहाँ की डेमोक्रेसी खत्म क्यों नहीं होगी, इस पर भी एक क्वेश्चन मार्क है। हो सकता है सिक्योरिटी के नाम पर ताइवान में डिक्टेटरशिप आ जाए और उस समय वे यूएसए की हेल्प से या अन्य देशों की हेल्प से अपने परमाणु प्रोग्राम को शुरू करके या परमाणु हथियारों को इकट्ठा करके चाइना के ऊपर किस तरह से यूज करेगा या नहीं करेगा, लेकिन थ्रेट तो चाइना को पैदा हो ही जाएगा, जो एक डेमोक्रेटिक देश नहीं पैदा कर रहा है, लेकिन एक डिक्टेटर्स वाला देश तो पैदा जरूर करेगा। ऐसी कंडीशन से भी चाइना बचना चाहेगा। इन्हीं सब कारणों से चाइना भी ताइवान के ऊपर एक सीमा से ज्यादा पावर यूज नहीं करता, और यही सब कारण है जो ताइवान को भी रोक के रखते हैं अपने आप को एक संप्रभु देश के रूप में जोर देने से। क्योंकि ताइवान की संप्रभुता कीमत देने को तो ताइवान भी तैयार नहीं है, और समय के साथ ताइवान के आम लोग भी इस बात को समझ चुके हैं और वे भी स्टेटस को में जीने को ज्यादा प्रेफरेंस देने लगे हैं, बशर्ते की संप्रभुता के। और ताइवान में एक मध्य मार्गी पॉलिटिक्स का भी उदय हो चुका है। अभी तक के एपिसोड और अभी तक की सीरीज से दोस्तों आप समझ ही चुके होंगे कि यूएसए चाइना और यूएसए सोवियत कोल्ड वार, क्षेत्रीय इंस्टेबिलिटी, ताइवान इशू के बावजूद ईस्ट एशिया विश्व का सबसे शांत स्थान बना हुआ है। वो कारण है शक्ति, यानी अपने अपने थिएटर में दोनों देश, यानी कि यूएसए का समुद्र और हवा में, जबकि चाइना का जमीन पर मजबूत होना। इसके अलावा बात इकोनॉमी यानी धन की आती है तो बाकी की सब बातें पीछे छूट जाती हैं और चीजें शांत हो जाती हैं, जैसे साउथ कोरिया और ताइवान का चाइना के केस में इकोनॉमी ने बाकी चीजों को संभालने में बड़ा योगदान दिया है। और इन्हीं सब चीजों के चलते ज्वालामुखी पर बैठा ईस्ट एशिया सबसे शांत नजर आने लगा है, यानी कि ज्वालामुखी भी शांत पड़ गया है। ईस्ट एशिया ना तो डिस्टर्ब हुआ, ना ही यहाँ यूएसए की चौधराहट चली और शांति भी बनी रहे, कारण मैं पिछले एपिसोड्स में भी कई बार बता चुका हूँ। इसके अलावा ईस्ट एशिया में आसियान का भी इम्पोर्टेंट रोल रहा और वियतनाम, लाओस, कंबोडिया के शामिल होने के बाद इंडो चाइना में भी शांति आई। यूएसएसआर के विघटन के बाद क्षेत्र में 3 हिस्सेदारों यूएसए, यूएसएसआर और चाइना के बजाय सिर्फ यूएसए और चाइना ही बचे, और दोनों ने ही ज़्यादा मैच्योरिटी दिखाते हुए चीज़ों को मेंटेन किए रखा।
लेकिन दोस्तों इन सब चीज़ों के अलावा एक बहुत बड़ा कारण यूएसए खुद भी है ईस्ट एशिया में शांति का। यूएसए बाल्कन्स में भी प्रेजेंट है, मिडिल ईस्ट में भी है, दुनिया में कई जगह पर है। और सच बोलूं, यूएसए दुनिया में जहां पर है वहीं पर प्रॉब्लम है, सिवाय ईस्ट एशिया के। ईस्ट एशिया में प्रॉब्लम इसलिए नहीं है क्योंकि ईस्ट एशिया में यूएसए को कंट्रोल करने के लिए चाइना जैसा एक और शक्तिशाली देश है, और दोनों देशों के इकोनॉमिक हित आपस में जुड़े हुए हैं। ईस्ट एशिया में चाइना और यूएसए एक साथ प्रेजेंट हैं, शक्ति के साथ प्रेजेंट हैं, इकोनॉमिकल रूप से एक दूसरे पर डिपेंड हैं, और आपस में लड़के कम से कम अपना नुकसान तो नहीं करना चाहते। एपिसोड में आपको ये तो समझ में आ ही गया होगा कि शक्तिशाली ही शांति लाते हैं। जहां पे दोनों शक्तिशाली हैं वहां पर शांति है, जहां पे सिर्फ एक ही शक्तिशाली है वहां पे तानाशाही है और अशांति भी है। खैर दोस्तों, वीडियो कुछ ज़्यादा ही लंबा हो रहा है, इस वीडियो को मैं यहीं पर समाप्ति की घोषणा करता हूँ। दोस्तों, यदि आपको वीडियो पसंद आया है तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम, भारत माता की जय।